हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल। वेलकम टू जीरफ ड्रीमर्स। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एनालाइज करेंगे एचटेट पीजीटी कॉमर्स 2021 एग्जाम को। तो फ्रेंड्स, मेनली हम जानेंगे कि इनके क्या पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं क्वेश्चंस के। ओके, तो फ्रेंड्स, ये एग्जैक्ट आंसर्स तो नहीं कह सकते क्योंकि अभी तक ऑफिशियल आंसर की तो अभी तक इतनी जल्दी आएगी नहीं। ओके, तो आप मेरे आंसर्स को चैलेंज भी कर सकते हैं। आपको जो आंसर ठीक लगे प्लीज़ कमेंट करके जरूर बता देना। ओके, तो अगर नेट एस्पिरेंट्स की बात करी जाए, इंटीग्रेटेड कॉमर्स एस्पिरेंट्स की बात की जाए, तो उनके लिए ये जो एग्जाम है ये बेस का काम करेगा, क्योंकि जो नेट का एग्जाम होता है वो थोड़ा हायर लेवल का होता है इन कंपैरिजन टू एस्टेट पीजीटी कॉमर्स। ओके, तो आप इसको एज ए चैलेंज समझना और खुद से ट्राई करना। और जो एस्टेट पीजीटी कॉमर्स वाले हैं वो अपनी मैच कर सकते हैं जो आंसर वो टिक करके आए हैं और क्या इसके आंसर्स हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप नेट कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एस्टेट पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या पेपर फर्स्ट की इंट्यूशन पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रेगुलरली वीडियोस मिलती रहेगी। उसी के साथ जो ये पीडीएफ है फ्रेंड्स, आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगी, जाकर ज्वाइन जरूर कर लेना। चलिए अब डिस्कस करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इट ड्रॉ ए बिल ऑन 25 अक्टूबर 2021 फॉर 90 डेज एंड एक्सेप्टेड द मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल विल बी। तो पूछ रखा है कि एक बिल को ड्रॉ किया गया है 25 अक्टूबर 2021 को, जिसकी वैलिडिटी जो थी 90 डेज की थी। तो बताइए उसकी मैच्योरिटी डेट कब होगी। देखो फ्रेंड्स, अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे, क्योंकि हमारा 3 दिन का ग्रेस पीरियड भी होता है, तो इसकी जो मैच्योरिटी डेट बनेगी वो 26 जनवरी को बनेगी। हालांकि 26 जनवरी को हमारी पब्लिक हॉलीडे होती है, डेट्स वाइज की जो मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट होगी वो 25 जनवरी होगी। तो कहीं ना कहीं एक टेक्निकल पार्ट था क्वेश्चन के अंदर जो कंफ्यूज करने वाला था। तो मोस्ट स्टूडेंट्स ने 26 जनवरी टिक करके आगे होंगे, नॉर्मल सी बात है। तो इसका जो आंसर आएगा वो सेकंड होगा, 25 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसमें प्रोविजंस और रिजर्व का एक डिफरेंस पूछ रखा था, तो बताना था कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे जहां तक लगा, इसकी जो स्टेटमेंट ट्रू थी वो ये थी कि अमाउंट सेट अपार्ट टू मीट फ्यूचर लॉसेस ड्यू टू अननोन लाइबिलिटीज इज कॉल्ड प्रोविजंस। तो प्रोविजन किसको कहते हैं कि हमने कुछ अमाउंट को सेपरेट करके रख लिया, अनफोर्सिन लाइबिलिटीज या अननोन लाइबिलिटीज, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोविजंस। हालांकि कहीं ना कहीं मुझे लगा कि फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो भी ठीक ही पाएगी, जबकि सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, अमाउंट सेट अपार्ट टू म्यूट फ्यूचर लॉसेस ड्यू टू नॉन लाइबिलिटीज इज कॉल्ड रिजर्व। तो रिजर्व हमेशा कभी भी लाइबिलिटीज को पे करने के लिए नहीं बनाया जाता। ओके, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए हम रिजर्व बनाते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि इसका आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। हालांकि आप बता सकते हैं इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। नेक्स्ट है, which method of depreciation is followed to have a uniform charge for depreciation and repairs and maintenance together। तो अगर यूनिफॉर्म चार्ज की बात करें जाए, मतलब कि एक फिक्स चार्ज आप हर साल लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है ये स्ट्रेट लाइन मेथड होता है। और स्ट्रेट लाइन मेथड को ही हम कौन सा कहते हैं, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है सेकंड होना चाहिए। बाकी देखो क्या होता है इसका आंसर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ट्रेडमार्क इज इट। तो ट्रेडमार्क क्या है। तो ट्रेडमार्क आपको पता है कि एक इंटेंजिबल असेट्स है। तो इसको हम किस में दिखाएंगे, इंटेंजिबल रियल अकाउंट। हम इसका क्लिक करके आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कंपनी कैन इशू। तो कंपनी किस तरह के डिबेंचर इशू कर सकती है, जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स, पार्शली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, सिक्योर डिबेंचर्स और ऑल ऑफ द अबव। तो नॉर्मली कंपनी हर एक तरह के डिबेंचर्स को इशू कर सकती है। तो इसलिए इसका आंसर जो है हम 4 टिक करके आएंगे। नेक्स्ट है, पैटी कैश बुक इज मेंटेन्ड फॉर रिकॉर्डिंग। तो आपको पता है कि पैटी कैश बुक को हम छोटे मोटे खर्चे के लिए बनाते हैं। तो पैटी कैश बुक किस लिए बनाई जाती है, तो इट इज मेनली फॉर रिकॉर्डिंग पैटी एक्सपेंसेस पेड इन कैश। तो हम जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस पे करते हैं कैश के अंदर, उनको रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या बनाते हैं, पैटी कैश बुक को बनाते हैं। सीक्रेट रिजर्व कैन बी प्रिपेयर्ड बाय। देखो सीक्रेट रिजर्व हमको प्रिपेयर करना है, तो उसका जो सोर्स होगा वो कहाँ से होगा। तो मेनली अगर हम बात करें तो हमारा ओवर वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटीज, इट मीन्स कि हमने लाइबिलिटीज को मेंशन किया था अपनी बैलेंस शीट के अंदर, जो कि ओवर वैल्यूएशन थी। मतलब कि अगर 10 रुपए की कोई लाइबिलिटी है और मैंने उसको 12 रुपए से लिंक कर दिया, तो 2 रुपए कहीं ना कहीं मेरे पास एडिशनल अमाउंट है। तो उस अमाउंट का मैं कहाँ यूज कर सकता हूँ, सीक्रेट रिजर्व बनाने में उसको यूज कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर लिंक कर रहा है थर्ड से। हालांकि कोई ये ऑफिशियल तो है नहीं, आप मुझे चैलेंज कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि मेरे आंसर्स भी गलत हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एडजस्टेड परचेज इज शोन ऑन डेबिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मेरे को लिंक नहीं हुआ, मेरे को अंडरस्टैंड ही नहीं हुआ, सही बताऊं। तो इसका आंसर आप खुद देख लेना, मैं इस पीडीएफ को शेयर कर दूं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सपोर्टिंग वाउचर इज, एक सपोर्टिंग वाउचर क्या है? तो एक सपोर्टिंग वाउचर इज ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। नॉर्मल सी बात है कि सपोर्टिंग वाउचर क्या है, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, जितनी भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती हैं उससे रिलेटेड। नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसको भी फ्रेंड्स मैंने सॉल्व नहीं किया, आप इसको देख लेना पीडीएफ के अंदर जब मैं शेयर करूंगा। नेक्स्ट है द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोवाइडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज कॉल्ड। तो जो कॉस्ट है आप इनकर्ड कर रहे हो गुड्स को प्रोवाइड करने में, उसको क्या कहेंगे? तो फ्रेंड्स इसका भी कोई लॉजिकल आंसर मुझे नहीं दिखा कि इसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे, एक्सपेंसेस कहेंगे, प्राइम कॉस्ट कहेंगे, मेजर कॉस्ट कहेंगे। तो जनरली हम उसको प्राइम कॉस्ट ट्रीट करके चलेंगे एज ए ट्रीट। वैसे तो प्राइम कॉस्ट कौन सी होती है? जो हमारी प्रोडक्शन से रिलेट रखती है, जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है उसी को हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं, जो जैसे कि रॉ मटेरियल लेना। बट यहाँ पर उसका कोई लिंक दिख नहीं रहा, दैट्स वाई प्राइम कॉस्ट ही मुझे ठीक लगा, बाकी आप देख लेना। विच ऑफ द फ्लोइंग आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन जनरल प्रॉफिट? फ्रेंड्स अब यहाँ पर जनरल प्रॉफिट दे रखा है, तो इसमें भी कोई लिंक नहीं बन रहा कि जनरल प्रॉफिट के अंदर हम कौन सी आइटम को लिंक करेंगे। तो जनरल प्रॉपर आई थिंक यहाँ पे मिस स्टेटमेंट दिखाई गई है। तो इसमें भी हम अगर हम बात करें गुड्स यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, ऑल ऑफ दीज आइटम्स। सो मेनली लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर को हम उसमें शो कर सकते हैं, बाकी इसमें भी कुछ श्योरिटी नहीं है। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ परचेजेस ऑफ एन असेट्स बिकॉज डैश अप्लाइज। तो नॉर्मल सी बात है हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पर चीज़ों को रिकॉर्ड करें क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट अप्लाइज हो रहा है, तो इसका आंसर थर्ड हो जाना था, कॉस्ट कंसेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा प्रैक्टिकल है, इसको भी मैंने सॉल्व नहीं करा, आप देख लेना। इसके बाद फॉरफिटेड का है, कंपनी ने 200 शेयर्स फॉरफिट किए, 70 कॉल्ड अप है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसको भी आप सोल्व कर लेना। चलिए नेक्स्ट अगेन फिर प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल मैंने कोई सा भी सोल्व नहीं किया फ्रेंड्स, सिर्फ मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म पेमेंट्स आर ड्यू ₹10,000 पार्टनर्स लोन, क्रेडिटर्स फॉर गुड्स 12,000, 1,000 फॉर पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, फोर्थ है कैपिटल ऑफ ए 5,000, बी 3,000। तो हमें बताना था कि किस किस ऑर्डर को हम फॉलो करेंगे पेमेंट करने के लिए। देखो अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो सबसे पहले आप एक्सपेंसेस को पे करोगे, जो कि सेलिंग ऑफ एसेट्स, आपने एसेट्स को सेल करने के रिगार्डिंग जो एक्सपेंस पे करें पहले उसको पे करोगे, फिर आप क्रेडिटर्स को पे करोगे, देन आप पार्टनर्स का लोन पे करोगे। ठीक है, क्योंकि वो पार्टनर है, वो फर्म का खुद का बंदा है, तो उसका जो लोन है वो बाद में ही आप पे करोगे। तो डेट्स वाइज की जो सीक्वेंस हो जाएगी थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ। तो ये सीक्वेंस मेरे अकॉर्डिंग ये सीक्वेंस बननी चाहिए, बाकी जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तब हम मैच कर ही लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, इन द मिडल ऑफ द ईयर सी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म विदाउट सेटलिंग हिज ड्यूज। तो तीन पार्टनर्स हैं ए बी एंड सी, इन द मिडल सी रिटायर हो जाता है फर्म के अंदर से। तो इसके बाद क्या रखा है, रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू दिस बिजनेस, सी इज एंटाइटेड टू गेट डैश टिल द फाइनल सेटलमेंट। तो सी को जो है फाइनल सेटलमेंट तक क्या क्या दिया जाएगा वो बताना है हमें। तो फर्स्ट है इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन द अनसेटल्ड अमाउंट, सेकंड है शेयर इन प्रॉफिट अर्न बाय फर्म टिल सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट, थर्ड है शेयर इन प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म टिल सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट प्रोपोर्शनेट टू द अनसेटल्ड अमाउंट, फोर्थ है आइदर फर्स्ट और थ्री। तो कहीं ना कहीं हमें उसको 6% का इंटरेस्ट भी देना चाहिए, और जब तक उसका अमाउंट सेटल नहीं हो जाता तो कुछ प्रोपोर्शन वो शेयर भी करेगा टू द अनसेटल्ड अमाउंट। तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा, आइदर फर्स्ट और थ्री। ओके, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा प्रैक्टिकल है, इसको भी मैंने डिस्कस नहीं करा, सॉल्व नहीं करा। उसके बाद जो है ये भी समहाउ प्रैक्टिकल से रिलेट रखता है, इसको भी हमने सॉल्व नहीं करा। नेक्स्ट आ जाओ, डायरेक्ट क्वेश्चन है, द इमीडिएट रिकॉग्नाइजेशन ऑफ लॉसेज इज रिलेटेड टू। तो अगर आप इमीडिएट रिकॉग्नाइज कर रहे हो लॉसेज को, तो वो कौन से हमारी कन्वेंशन से रिलेट रखता है? तो ये रिलेट रखता है हमारा कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन। ओके, तो ये कौन से कन्वेंशन से? कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन से। इसके बाद हम बात करते हैं एक्स सोल्ड गुड्स फॉर 20,000 इन कैश आफ्टर अलोइंग 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। तो पूछ रखा है कि कैश बुक और डिस्काउंट बुक में आप कितना अमाउंट को डेबिट करोगे। देखो सबसे पहले हम जब भी कोई डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं तो ट्रेड डिस्काउंट सबसे पहले प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद हम कैश डिस्काउंट लगाते हैं। तो 10% का ट्रेड डिस्काउंट लगाया, वैल्यू आई 18,000 रुपये। उसके बाद हमने 5% का लगाया तो वैल्यू आएगी आपकी 17,100 रुपये। तो इसका मतलब कैश अकाउंट हमारा डेबिट होगा किससे? 17,100 रुपये से। और हमारा डिस्काउंट अकाउंट जो है कितने रुपये का डिस्काउंट दिया? 900 रुपये का। तो डिस्काउंट अकाउंट आएगा आपका 900 रुपीज़ से। इसके बाद हम बात करते हैं द गेन फ्रॉम सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स नीड नॉट टू बी एडेड टू रेवेन्यू टू असरटेन द डैश ऑफ बिजनेस।
तो जो आपको गेन हुआ कैपिटल असेट्स से, उसको आप कहाँ पर ऐड नहीं करेंगे, क्या चीज़ असर्टेन करने के लिए, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर कभी भी हम कैपिटल गेन को ऐड नहीं करते हैं। तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो एरर्स दे रखे हैं, एरर ऑफ पोस्टिंग, एरर ऑफ कोस्टिंग, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, उससे रिलेटेड आइटम्स दे रखी हैं। तो फ्रेंड्स अगर सीधा आप नीचे आ जाओगे, एरर ऑफ ओमिशन को आप देखोगे तो ओमिशन का मतलब आप लिखना भूल गए। सो इट्स रिलेटेड टू थर्ड, गुड्स एंटर्ड बाय ए नॉट एंटर्ड, गुड्स रिटर्न बाय ए नॉट एंटर्ड इन द बुक्स, आपने एंटर्ड ही नहीं करे, तो ये रिलेट हो जाएगा डी से। तो आपका एक ही ऐसा ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर डी में आपको फोर्थ मिलेगा। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, डेट इज ए पे क्या आएगा आपका सेकंड। एरर पोस्टिंग इज रिलेटेड टू द गुड्स सोल्ड टू राम बट रोंगली डेबिटेड टू श्याम। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी इजी है, मैच ऑफ द फ्लोइंग का है। हमें गुडविल दे रखी है, सुपर प्रॉफिट दे रखी है, नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है, इंस्टीट्यूशनल गुडविल दे रखा है। तो सीधी सी बात है, सुपर प्रॉफिट का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो बी पे आ जाएगा फोर्थ। अगर हम इंस्टीट्यूशनल गुडविल की बात करें, आपने नेट कॉमर्स में आपसे पहले पिछली बार भी आस्क किया गया था गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चन, कैट गुडविल, डॉग गुडविल, मैच ऑफ द फ्लोइंग का क्वेश्चन था। तो जो इंस्टीट्यूशनल गुडविल होती है वो हमारी कौन सी होती है, कैट नेचर गुडविल होती है। ओके, जो इंस्टीट्यूशन पर डिपेंड करती है। सो इट्स का जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा थर्ड, डेट इज फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सिंपल क्वेश्चन है नेक्स्ट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्वेश्चन है। तो आपको रेशियोज निकालनी थी, न्यू रेशियो निकालनी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 10:7:3, 10:7:3 निकाल कर देख लेना। नेक्स्ट प्रैक्टिकल है, इसको नहीं सॉल्व किया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो फ्रेंड्स पूछ रखा है कि कौन सा जो है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल है। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं। ये वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो आज तो कर दिए जाते हैं लेकिन जिसका बेनिफिट जो है हमें लंबे समय में मिलता है। तो इस तरह के एक्सपेंडिचर हमारे स्पेसिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस भी यही होते हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस भी हमारे डेफर्ड रेवेन्यू होते हैं, और अगर कोई हैवी एक्सपेंसेस कर रहे हो ये भी आप किस चीज़ का है, इसका भी बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ऑल ऑफ दीज जो है सारे के सारे जो है हमारे कौन से हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिकल है, नहीं सॉल्व किया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पार्टनरशिप फर्म इज कंपल्सरी डिसॉल्व। तो कुछ किस केसेस के अंदर जो पार्टनरशिप फर्म है वो हमारी कंपल्सरी डिसॉल्व हो जाएगी। ए, इफ द फर्म ऑफ द बिजनेस इज बिकम इलीगल। सेकेंड, इफ द नंबर ऑफ फर्म्स इन ए पार्टनरशिप फर्म मोर देन 50। थर्ड, if recognition of the profit sharing ratio becomes partner is done. फोर्थ, आइदर फर्स्ट और सेकंड। तो फ्रेंड्स अगर आपके फर्म्स के मेंबर जो है 50 से ज़्यादा हो जाते हैं या फिर बिजनेस इलीगल हो जाता है, उस केस के अंदर हमारी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, फर्म जो है डिसॉल्व हो जाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो फोर्थ हो जाएगा, आइदर फर्स्ट और टू। एक सिंपल क्वेश्चन आया फ्रेंड्स हमारा, वो ये था कि रिक्रूटमेंट किस तरह का प्रोसेस है। तो रिक्रूटमेंट हमारा पॉजिटिव प्रोसेस होता है और सिलेक्शन हमारा नेगेटिव प्रोसेस होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखने को मिला, विच ऑफ द फ्लोइंग हु हैज बीन गिवन 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स किसने दिए थे। तो यहाँ पर देखना, एक दे रखा है हेनरी फोर्ड और एक दे रखा है हेनरी फ्योल। तो कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है क्योंकि पता है कि सबको पता होता है कि 14 प्रिंसिपल्स किसने दिए, हेनरी फ्योल ने दिया, बट यहाँ पर उसमें भी हमको क्या कर दिया, कंफ्यूज कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन एक सिंपल क्वेश्चन है, डैश इज ए कम्युनिकेशन that flows from higher level to one of the more lower level in the organization। तो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जा रहे हैं, तो ये कौन सा है, ये हमारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है। ओके नेक्स्ट पर चलते हैं। सिचुएशन मॉडल ऑफ लीडरशिप वाज डेवलप्ड बाय। तो किसने जो है सिचुएशन मॉडल दिया था लीडरशिप का, वो दिया था पाउल हेर्से एंड ब्लैंचार्ड ने। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट और सर्विस फॉर फॉरेन मार्केट इज नोन एज। आप फॉरेन मार्केट्स के लिए नए प्रोडक्ट और सर्विस क्रिएट कर रहे हो तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्ट्रेट प्रोडक्ट एक्सटेंशन, स्ट्रेट प्रोडक्ट एक्सटेंशन। ओके, तो फ्रेंड्स ये भी कंफ्यूज्ड है, यहाँ पर भी आंसर कोई सिस्टमेटिक नहीं है, इसका आंसर कुछ और भी हो सकता है, बट मेरे अकॉर्डिंग मुझको यही लगता है कि स्ट्रेट प्रोडक्ट एक्सटेंशन ही हम उसको कहते हैं, क्योंकि अगर आप बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे तो आपके पास यही ऑप्शन बचता है जो कि ज़्यादा मैच करता है इस चीज़ से। नेक्स्ट है, डैश इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेप इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो कौन सा जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का स्टेप नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा डेलीगेटिंग द डिसीजन। कभी भी हम डिसीजन को डेलीगेट नहीं करते हैं तो ये इसका स्टेप नहीं होगा। नेक्स्ट है,
इनविजिबल इन द बैलेंस ऑफ द पेमेंट रेफर्स टू। तो इनविजिबल हमारी कुछ आइटम्स होती हैं और वो कौन सी होती हैं, वो सर्विसेज होती हैं। तो सर्विस हमारी इनविजिबल से रिलेटेड करती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है एक सिंपल क्वेश्चन फिर देखने को मिला, हु हैज डेवलप्ड हायरार्की ऑफ नीड मोटिवेशनल थ्योरी। तो किसने जो है नीड मोटिवेशनल थ्योरी की हायरार्की को डेवलप किया था, तो डेट इज एच मैस्लो। तो एच मैस्लो ने नीड हायरार्की थ्योरी दी थी। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अगेन एक सिंपल क्वेश्चन मोटिवेशनल थ्योरी में से आया हुआ है, विच थ्योरी एज्यूम्स दैट पीपल जनरली लेजी एंड विल अवॉइड वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कौन से केस के अंदर जो पीपल होते हैं वो लेजी होते हैं। तो थ्योरी एक्स जो होती है वो एमसी ग्रीगर की थ्योरी एक्स है। ये बताती है कि जो पीपल्स होते हैं वो जनरली लेजी होते हैं और अवॉइड करते हैं अपने वर्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग है। अगेन एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग का एक स्टेप पूछ रखा है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन दो हो सकते हैं, फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, कस्टमर वैल्यू प्राइस कॉस्ट प्रोडक्ट। क्योंकि वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग है, हम स्टार्टिंग कस्टमर से ही करेंगे। ओके, कस्टमर की नीड को ध्यान में रखकर और उसके अकॉर्डिंग ही हम प्राइस को क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। तो इसमें फर्स्ट और फोर्थ दोनों हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगेन एक सिंपल क्वेश्चन, एथिक्स में बी डिफाइंड एज। तो एथिक्स को आप क्या डिफाइन करेंगे, एथिक्स इज ए कोड ऑफ कंडक्ट। हम नॉर्मली पढ़ते आते हैं एथिक्स क्या है, कोड है किसी चीज का कंडक्ट का। अगर नेक्स्ट पर चले, द मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो मॉडर्न अप्रोच किस चीज पर फोकस करती है, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल। किस तरह आप कैपिटल को इफेक्टिवली यूटिलाइज करेंगे, इस चीज पर फोकस करती है आपकी अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रनर अप फर्म दैट इज फाइटिंग हार्ड टू इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर इन एन इंडस्ट्री इज नोन एज। तो एक फर्म जो कि स्ट्रगल कर रही है अपना शेयर इंक्रीज करने के लिए, उसको हम क्या कहेंगे, मार्केट चैलेंजर। उसको हम कहेंगे मार्केट चैलेंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इन्वॉल्व्स। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या इन्वॉल्व होता है, इट इन्वॉल्व्स असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज एंड अथॉरिटी टू सबॉर्डिनेट। बट वैसे अगर जनरली फ्रेंड्स बात की जाए, हम अथॉरिटी को कभी भी डेलीगेट नहीं कर सकते। बट इन्होंने पूछ रखा है, इससे जो सिमिलर आंसर मुझे लगा वो फोर्थ ही है, असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज एंड अथॉरिटी टू सबॉर्डिनेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज आर कवर्ड अंडर ऑयल रिफाइनरी एंड शुगर मिल्स। तो इसके अंदर जो लिंक रखती है वो हमारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, जिससे हमारी ऑयल इंडस्ट्री लिंक रखती है, क्योंकि यहाँ पर जो काम होता है वो प्रोसेस का होता है। नेक्स्ट है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी है। आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर करवाना क्या है, कंपल्सरी है। नेक्स्ट चलते हैं, फैक्टर कॉजिंग अनएथिकल कंडक्ट इन मैनेजमेंट। तो कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से हमारी अनएथिकल होती है। तो इसका जो आंसर कहीं ना कहीं लिंक कर रहा है वो है इकोनॉमिक ग्रीड। कहीं ना कहीं जो है आर्थिक लालच हमें इस चीज की तरफ प्रेरित करता है, जिससे जो है अनएथिकल कंडक्ट किए जाते हैं मैनेजमेंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट का पूछ रखे कि कौन सा फीचर नहीं है। तो सीधी सी बात है, एलिमेंट ऑफ रिस्क। कभी भी एम्प्लॉयमेंट के अंदर एलिमेंट ऑफ रिस्क, रिस्क का एलिमेंट नहीं होता, क्योंकि हम कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं। हम जॉब चाहते क्यों हैं, हम इसलिए तो जॉब चाहते हैं कि हम सर्विस करें, सैलरी लें और अपना घर आए, रिलैक्स करें। हम रिस्क नहीं लेना चाहते, दैट्स वाई हम जॉब की तरफ जाते हैं। तो यही कहीं ना कहीं इसका लिंक करता है, एलिमेंट ऑफ रिस्क। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस का कौन सा एलिमेंट नहीं है, तो इट्स आंसर इज फोर्थ, दैट इज मेजरमेंट। नेक्स्ट है, इंटरनल एलिमेंट्स डेट में इन्फर विद द कंपनीज एबिलिटी टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव इज। तो पूछ रखा है कि कौन सा इंटरनल एलिमेंट होता है जो कि क्या करता है, इन्फर करता है, कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है कंपनी को उसके ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। तो ये कंपनी की खुद की वीकनेस होती हैं जो कि कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मैनेजमेंट थिंकर रिसीव द नोबल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स इन 1978। तो किसको मिला था, ये मिला था हर्बर्ट ए साइमन। नेक्स्ट है, पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ। तो पार्टनरशिप किस चीज का रिजल्ट है, एन एग्रीमेंट। तो ये किसका है, एग्रीमेंट का रिजल्ट है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट मेंबर्स ऑफ नेशनल कमीशन फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो मैक्सिमम एज लिमिट हमारी 65 ईयर्स यहाँ पर अलोकेट की गई है। नेक्स्ट है, अगेन एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहा, ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस विच कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर लेटर सेल और यूज इज कॉल्ड। तो उसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं सर्विस पेरिशेबिलिटी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताती है कि हम सर्विस को कभी भी स्टोर नहीं कर सकते। ओके, हालांकि देखो हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स लिंक करती है। सर्विस इंटेंजिबल है जिस करके हम उसको स्टोर नहीं कर सकते, सर्विस इनसेपरेबल है, डेट्स वाई उसको हम स्टोर नहीं कर सकते। बट यहाँ पर जो लिंक कर रहा है वो हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इससे क्या कर रही है, लिंक कर रही है। नेक्स्ट है,
विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजेक्शनल लीडर। तो एक ट्रांजेक्शनल लीडर की क्या करेक्टरिस्टिक्स होगी, तो उसकी मेनली करेक्टरिस्टिक्स जो होगी वो इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन ही होगा, बौद्धिक उत्तेजन। ओके, हालांकि और कोई भी आंसर हो सकता है इसका, इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट क्रिएट होता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल नॉट डायरेक्शन ऑफ थिंग्स, हु सेड, किसने कहा था ये कहा था लॉरेंस एप्ले। तो इन्होंने जो है ये लाइन हमें प्रोवाइड की थी। नेक्स्ट है द फेनोमन इन विच द नॉर्म्स फॉर कंसिक्वेंसेज ओवर राइड्स द रियलिस्टिक अप्रेजल ऑफ अल्टरनेटिव एक्शन इज। तो ये डेफिनेशन टाइप का है फ्रेंड्स, इसमें भी हमारा आंसर आ जाएगा ग्रुप थिंक। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। अगेन एक सिंपल क्वेश्चन है कि कौन सा जो है बिजनेस एनवायरमेंट का एलिमेंट नहीं है। सो इसका आंसर हो जाएगा हिस्टोरिकल। सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, बस हिस्टोरिकल कोई एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज। तो एक बिजनेस का ह्यूमन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि वो लेबर वेलफेयर प्रोवाइड करे और सेफ्टी प्रोवाइड करे अपने एम्प्लॉयज़ को। ओके, लेबर को, तो ये इसका एक ऑब्जेक्टिव है। लास्ट क्वेश्चन है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इज। तो किस तरह की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक मल्टी डायमेंशन है। जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कैसी है, मल्टी डायमेंशनल है। ओके, तो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि पीजीटी कॉमर्स में आस्क किए गए थे। क्वेश्चन सिंपल थे, कुछ क्वेश्चन सिंपल थे, कुछ थोड़े टेक्निकल भी थे जहाँ पर दिमाग लगाना पड़ रहा था। तो फ्रेंड्स बताना कि आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम, मतलब कि कौन सा आंसर आपको लगा कि ये गलत है जो मैंने आपको बताया, और कौन सा आंसर उसका ठीक हो सकता है। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करना। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नेट कॉमर्स की या स्टेट कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं तो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।